राजन और विनीत के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि राजन ने एक दिन अचानक से गुस्से में आकर मुझसे कहा कि आज के बाद मेरा विनीत से कोई रिश्ता नहीं रहा और मैं उसके साथ अपने सारे बिजनेस के रिश्ते भी तोड़ चुका हूँ। आज के बाद मुझे अपने सामने उसका या उसकी फैमिली में से किसी का भी नाम नहीं सुनना। और तुझे मेरे साथ काम करना है तो तू भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दे, और नहीं तोड़ सकता तो मेरे ऑफिस को तेरी जरूरत नहीं है। राजन के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं बोला और नहीं कभी पूछा इस फैसले की वजह। बस उसके साथ मैं भी उसके बिजनेस में बिजी हो गया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया। बाद में वो अपना बिजनेस बढ़ाने के मकसद से मुंबई शिफ्ट हो गया और दिल्ली का काम मेरे भरोसे छोड़ दिया और बीच में आकर सारी जानकारी लेता रहता था। वो मुंबई वाली ऑफिस को ही हेड ऑफिस बनाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी ने उसको हम सबसे दूर कर दिया। और उसके बाद का तो सबको पता ही है। ये सब कहते कहते हरीश की आंखों से आंसू गिरने लगे। विराट भी अपने दर्द को छुपा के वेदिका को दिलासा दे रहा था। सच सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी कहने की। तभी हरीश जी हिम्मत करके वेदिका से बोले, बेटा वेदिका, वैसे ये पूछने का सही टाइम नहीं है, लेकिन सच जानना भी जरूरी है, तो क्या आप मुझे बताओगी कि तुम मुंबई में कैसे आए और विनीत तो पूरी फैमिली के साथ दिल्ली रहता था, फिर तुम ये कैसे? मैं एमबीबीएस कर रही थी, पर उसी टाइम मेरे साथ वो हादसा दिल्ली में हुआ था और उस हादसे के बाद ही डेट का एक्सीडेंट और उसके बाद उस वीडियो और मैसेज की एक वजह से बहुत बदनामी हुई। इसलिए सब खत्म होने के बाद मेरे बस जो बचा था उसे लेकर मैं माँ और अपने दोनों भाई बहनों के साथ मुंबई आ गई और अपनी स्टडी पूरी की। स्टडी के बीच में ही माँ तो पहले से ही बीमार थी। बाद में बिट्टू को भी एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें हर रोज नया डीएनए जनरेट होता है। दवाइयों का असर भी बस कुछ टाइम तक रहता है। शुरुआत में मुझे पता नहीं चला, लेकिन बाद में मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि बिट्टू को एसएसपी नाम की ऐसी बीमारी है जो बस 7% लोगों को होती है पूरी दुनिया में। माँ के दुख से तो मैं जैसे तैसे अपनी स्टडी कर रही थी, पर बिट्टू की बीमारी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। रस्ट फेस। मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट होकर भी छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्च चलाती थी। अपने सीनियर की जगह हॉस्पिटल जाकर कुछ पैसे वह से मिल जाते तो कभी किसी दूसरी जगह जाकर नौकरी करती। पूरा दिन कॉलेज और हॉस्पिटल में निकल जाता। शाम को आकर पास वाले गुप्ता जी के कोचिंग में बायो के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, वहां से पैसे मिल जाते। फिर एक दूसरी जगह रात 12 बजे तक नौकरी करती। इन सब का मिलाकर मैं इतना ही कमा पाती कि माँ और बिट्टू की दवाइयाँ मिल जाती और जैसे तैसे मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई। पीआर माँ और बिट्टू की हालत और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही थी और मेरी मुश्किल भी बढ़ती जा रही थी। मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया था। उसी टाइम मेरा पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम था और मुझे पता था कि अगर मैंने पीजी नहीं की तो मुझे कहीं भी ज़्यादा अच्छी जॉब भी मिलेगी, क्योंकि एक सीनियर डॉक्टर जो किसी स्पेशल डिपार्टमेंट से पीजी किए हुए रहता है उससे पैसे बहुत मिलते हैं और एमबीबीएस डॉक्टर को इतने नहीं। इसलिए मैंने अब थोड़ी सी तंगी सहना मंजूर किया और अपना पूरा टाइम जो मेरे पास बचाता था उसमें बस स्टडी ही करती थी। मेरी छुटकी मेरी बहन चित्रांशी, वो भी बेचारी मेरे साथ परेशान होती थी। पैसों की कमी के चलते मैं और चित्रांशी रात को खाना नहीं खाते, बस पानी पीकर सो जाते, क्योंकि हम पैसे खर्च कर देते तो माँ और बिट्टू की दवाइयाँ भी नहीं आ पाती। और माँ और बिट्टू की दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। बिट्टू के कुछ इंजेक्शन तो इतने महंगे थे कि माँ की दवाइयाँ भी कम करनी पड़ती थी। बिट्टू का एक ही इंजेक्शन 10,000 का आता था और बेशक मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, फिर भी ये एक जूनियर डॉक्टर के बस से ऊपर था। इसलिए पीजी की तैयारी के लिए खुद को झोंक दिया और शायद मेरी मेहनत देखकर उस ऊपर वाले को मुझ पे तरस आ गया और मेरा पीजी का एग्जाम क्लियर हो गया और मुझे न्यूरो सर्जन का डिपार्टमेंट मिल गया। अब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो मैं जहाँ से भी पीजी करूँगी वहाँ उस हॉस्पिटल से माँ और बिट्टू का इलाज अच्छे से करवा सकूँगी। लेकिन यहाँ आकर भी सुकून नहीं। जूनियर होने की वजह से मेरी ड्यूटी हावर कभी 24 हावर तो कभी 48 हावर हो जाते थे और उस ड्यूटी टाइम में न तो सो पाते ना घर आ पाते, पूरा टाइम हॉस्पिटल में देना होता है। यहाँ पैसों की थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे इंटर्न डॉक्टर होने नाते 80,000 सैलरी मिलने लगी थी। तभी मुझे एक और झटका लगा। बिट्टू का अब खड़ा होना सुनना बोलना सब बंद हो गया। अब उसके पास और माँ के पास हमेशा किसी एक इंसान की जरूरत होती थी और चित्रांशी वो बेचारी स्कूल जाए या उनकी देखभाल करे
और मेरा तो पूरा टाइम हॉस्पिटल में जाता और थोड़ा बहुत मिलता भी तो 2-3 दिन की दिन पूरी न होने की वजह से तुरंत आंख लग जाती घर आते ही। वैसे मुझे हॉस्पिटल के अंदर ही अपना हॉस्टल मिला हुआ था, पर मैं हॉस्टल में ना के बराबर जाती क्योंकि मैं हॉस्पिटल से सीधा माँ और बिट्टू के पास आती और थोड़ा बहुत आराम करती, तब तक वापस ड्यूटी लग जाती। और उसके साथ साथ मुझे अपनी थीसिस, अपनी केस हिस्ट्री भी साथ में तैयार करनी थी, तो अपनी थीसिस वर्क को भी जैसे तैसे टाइम निकाल कर करती थी। रश्ड फेस। इसलिए मैंने फिर अपने हॉस्पिटल की एक नर्स जो तलाकशुदा थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अनाथालय से आई हुई थी और हमारे हॉस्पिटल में ही नौकरी करती थी, मैंने उससे विनती की वो मेरे घर 24 घंटे 4 रुककर में माँ और भाई का ध्यान रख लिया करे। मैं उसे 25,000 सैलरी देने लगी और खाने पीने का पूरा खर्चा वो मेरे अच्छे नेचर की वजह से एग्री हो गई। अब वो घर रहने लगी, लेकिन पैसे फिर कम पड़ने लगे। तभी एक दिन बिट्टू बेहोश हो गया घर पर, और मेरे घर पे जो नर्स थी उसने बताया कि बिट्टू को पहले अटैक जैसा कुछ आया, फिर बेहोश हो गया। मैं समझ चुकी थी कि बिट्टू की बीमारी अब और बढ़ गई है। रश्ड फेस। अब बिट्टू को बेड पे लेट लेते भी झटके आते थे हर 20 मिनट बाद। मेरे लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कहीं से कोई सहारा नहीं। कहने को मेरी दोस्त नेहा, आयशा, साहिल, अजय सब थे, लेकिन मैं अपनी परेशानी नेहा के अलावा किसी को भी बता पाती थी। नेहा से मेरी जितनी हेल्प होती वो करती थी, पर बिट्टू के लिए अब नए डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे वो भी कब तक देती। मैं खुद भी इस डिजीज को रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता था कि इसका इलाज इंडिया में नहीं है। उसके लिए मैंने अमेरिका के एक न्यूरो के डॉक्टर से बात भी की, तो बात करके तो मेरा दिमाग काम करना ही छोड़ गया। वहाँ की दवाइयाँ ही इतनी महंगी थी कि मेरी औकात से बहुत ऊपर था। बिट्टू की हर महीने की दवाइयाँ मैंने डॉक्टर से स्पेशल रिक्वेस्ट पे मंगवाई, तो वो भी 1.5-2 लाख के आसपास बैठती। और उसके बाद भी लाने का खर्च और माँ का खर्च और घर खर्च सब टोटल बहुत ज़्यादा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। नेहा ने भी बहुत हेल्प की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरे हॉस्पिटल के लोग मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बनाने लगे थे कि जहां देखो बस पैसे की डिमांड करती रहती है, पर किसी को मेरा सच नहीं दिखता था, ना मैं किसी को बताती थी। टाइम ऐसे ही निकल रहा था, ना बिट्टू का इलाज ठीक से हो पा रहा था, ना माँ का रश्ड फेस। तभी एक दिन हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पर मुझे नमन मिले, जो विराट के पीए और मैनेजर दोनों थे। नमन ने मुझे थोड़ी देर एक साइड ले जाकर अकेले में बात करके कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे किसी फेमस एक्टर से शादी करनी होगी, वो भी 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी तो मुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी, जितना मैं चाहूँ इतना। पर उसके बदले में मुझे ये शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट सारी दुनिया से छिपा कर रखना होगा। मैंने बस पैसों वाली बात सुनी, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए पैसे ही सब कुछ थे। मुझे इस शादी से अपने माँ और भाई दोनों की जिंदगी नजर आई। मैंने बिना देरी किए, ना ये जाने कि किससे शादी करनी है और क्यों करनी है, कुछ भी पूछे बगैर कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो गई। नमन भी शायद पहले से ही तैयार थे, इसलिए वो मुझे अपना कार्ड देकर कल 10 बजे एक जगह पे आने का बोल गए। मेरी खुशी का टिकना नहीं था, मुझे बस ये दिखा कि इन पैसों से अब मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरे दिन बिना देरी किए मैं नमन की बताई जगह आ गई, बिना किसी को कुछ बताए। वहां आकर मुझे नमन ने दुल्हन के कपड़े दिए और कुछ लड़कियों ने आकर तैयार किया और हाथों में मेहंदी लगाकर वो लोग चली गई। वहां से मैं नमन के साथ शहर से बाहर एक सुनसान पड़े मंदिर के पास आ गई। ये मंदिर कई सालों से बंद था। मंदिर के प्रांगण में आकर मुझे पता लगा कि मेरी शादी किससे हो रही है। एक बार को तो मुझे धक्का लगा कि विराट गोयनका सुपरस्टार मुझसे शादी कर रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अभी मैं कुछ सोच ही पती कि मुझे नमन ने आकर कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दे दी, और उस फाइल में विराट ने अपनी सारी शर्त मेंशन कर रखी थी। एक एक शर्त पढ़ के मेरे पैरों तले जमीन निकल रही थी। सारी शर्त पढ़ के एक बार मन हुआ कि भाग जाऊं, ना करूं ये शादी, पर शर्त के हिसाब से पैसों को देखकर मेरे पैर वही जम गए और बिना अपने स्वाभिमान की सोचे विराट के साथ शादी कर ली। रश्ड फेस। शादी के बाद विराट की नफरत झेली, उसका लगाया हर इल्जाम झेला, यहाँ तक कि खुद को एक कोठे वाली भी कहलवाया। इतना कहते कहते वेदिका बिलख कर रोने लगी थी। आज वेदिका का सालों का छुपा दर्द बाहर आ गया था, जिसके कारण उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे। वो टूट के बिखर कर वही जमीन में गिर गई थी। और विराट, उसे तो वेदिका ने आज तक ये सच कभी बताया ही नहीं। वो नहीं जानता था कि वेदिका ने इतना कुछ सहा है।
तो वो तो वेदिका के मुंह से सच सुनकर भूत बनकर खड़ा रह गया था। उसे नहीं पता वो क्या करे। तभी रोटी हुई वेदिका के पास हरीश जी और नंदिता दोनों आए। दोनों ने वेदिका को उठाया और सोफे पे बिठाया। नंदिता जी वेदिका को अपने गले लगाते हुए बोली, चुप हो मेरी बच्ची, चुप हो जा अब, और नहीं तूने बहुत झेल लिया और बहुत सुन लिया। मैंने भी बिना जाने तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। तू परेशान मत हो, मेरे लिए तू और सुहाना दोनों एक जैसी हो। नंदिता जी वेदिका को समझा रही थीं, पर वेदिका अभी भी मासूम बच्चे की तरह टूटकर रो रही थी। तभी अविनाश जी भी आकर वेदिका के सिर पे हाथ फेरने लगे। बड़ी मुश्किल से वेदिका चुप हुई, और विराट तो अपने ही गिल्ट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हरीश जी अविनाश से बोले, यार हमारे दोनों दोस्तों के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले उनकी दोस्ती में दरार, फिर उनके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, और फिर दोनों दोस्तों का परिवार उजड़कर दोनों दुनिया से चले गया। जो हुआ उसका पता अब मिलकर लगवाएंगे, क्योंकि अभी भी हम सब मिलकर सच का पता लगाएंगे। और वैदेही भाभी और बिट्टू भी जल्दी से ठीक होकर इंडिया आ जाए बस। फिर इतिहास के पन्ने फिर से पलटने हैं। बिल्कुल सही बोला तू हरीश, अविनाश जी बोले। और अब वेदिका भी हमारी बेटी जैसी है, इसको अब विराट से कोई अलग नहीं करेगा, अविनाश जी हरीश की तरफ देखते हुए बोले। हरीश जी ने भी हाँ में गर्दन हिलाई, साथ में नंदिता भी बोली, बिल्कुल सही भाई साहब। हरीश जी और अविनाश जी विराट को परेशान ना होने को कहते हैं और उसे वेदिका का ध्यान रखने का कह के दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वेदिका भी अब चुप होकर विराट को देख रही थी। तभी नमन ने आकर विराट से कहा, सर मैं कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, आपको पता है ना कितना इम्पोर्टेंट सीन है आपका। कब से सब आपको कॉल कर रहे हैं, अब जल्दी चलो वहाँ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। नमन बिना विराट के चेहरे को देखकर चुपचाप उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले गया। विराट अभी कुछ नहीं बोल पाया, वो जाते हुए वेदिका को ही देख रहा था। वेदिका अभी भी नंदिता के पास बैठी थी। तभी नंदिता बोली, बेटा तू परेशान ना हो, जाके तू भी अपने हॉस्पिटल जा, अब सब अच्छा होगा। सब लोग जा चुके थे और एक कोने में खड़ी सुहाना कब से चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वेदिका के जाते ही जैसे ही नंदिता जी ने सुहाना को देखा, वो दुख से परेशान होकर बोली, सुहाना, सब लोगों को उनके हिस्से के दुख के बाद सुख मिल गया, और मेरा क्या, बरसों इंतजार के बाद भी क्या इंतजार ही करना होगा। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, मैंने भी तो बस प्यार किया। मुझे प्यार में सजा क्यों, मेरे सपने क्यों टूटे। मैं तो बचपन से ही अपने मोहन की दीवानी थी। वो टूट टूट कर, रुक रुक कर एक एक शब्द बहुत ही दर्द से बोल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी।